Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic components of corporate strategy. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ इसके डिफरेंट नेचर, स्कोप को भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से रिलेटेड सेवरल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को या कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जा सकता है, जिस पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को फोकस किया जाना चाहिए। इनमें से जो मेन टास्क हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, दीज आर द 4 मेन टास्क और कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। दीज आर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज के एलोकेशन की बात करते हैं तो इस केस में कोई भी फर्म मेनली 2 रिसोर्सेज को फोकस करती है। ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहला होता है इसके अंदर दैट इज पीपल एंड सेकेंड वन इज द कैपिटल। किसी भी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा अपनी एंटायर फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के एफर्ट्स किए जाते हैं, तो उस डायरेक्शन में जो लीडर्स हैं उनको ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से इन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट किया जाए, जिससे कि जो वेरियस बिजनेस यूनिट्स हैं उनसे जो आउटकम आए वो होल वे में ग्रेटर होना चाहिए इन कंपेरिजन टू द सम ऑफ द पार्ट्स। यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करूं और उनके गेन का टोटल करूं तो उससे ज़्यादा होल का रिजल्ट ऑब्टेन होना चाहिए। इस तरीके से रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट किया जाना चाहिए। रिसोर्सेज के एलोकेशन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, पहले पीपल के रिलेशन में और फिर कैपिटल के रिलेशन में। पीपल के रिलेशन में किस तरह से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबसे पहले तो आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना है और ये एंश्योर करना है कि थ्रू आउट द फर्म इनको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट वन, आपके जो लीडर्स हैं उनको आपको उन पर्टिकुलर प्लेसेस पर मूव करना है जहां उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और जहां रहने के बाद वो सबसे ज़्यादा वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। थर्ड वन इज द ये एंश्योर करना कि जो बिजनेस है उसमें प्रॉपर टैलेंट की सप्लाई हो रही हो, क्योंकि अगर प्रॉपर टैलेंट नहीं होगा तो आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड रिसोर्स, दैट इज द कैपिटल। क्या करना है कैपिटल के रिलेशन में, कौन कौन सी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है यहाँ पर। एलोकेटिंग कैपिटल अक्रॉस बिजनेसेस सो इट अर्न्स द हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। यानी कि अक्रॉस बिजनेस आपको कैपिटल को इस तरीके से एलोकेट करना है जिससे कि हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को प्रॉपर्ली अर्न किया जा सके। इसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना है और जो आपकी कैपिटल है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज के बीच में प्रॉपर वे में एलोकेट करना है और इस तरीके से एलोकेट करना है जिससे कि आप कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए अपने रिटर्न को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ये एंश्योर करता है किसी भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्म के पास एक प्रॉपर और नेसेसरी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अवेलेबल रहे और उसकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू को क्रिएट करने के लिए रिलेटेड सिस्टम्स को प्रॉपरली प्लेस किया जा सके। क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करोगे तब तक आप अपनी एक्टिविटीज़ या जो आपने गोल्स को एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है उनको आप प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर सकते। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर पाती है। और इसी वजह से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को प्रॉपरली इंक्लूड किया जाता है और इसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को प्रॉपरली डेवलप किया जाता है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें किसी भी लीडर को कंसीडर किया जाना चाहिए, दीज आर द रोल ऑफ द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस,
और सेकंड होता है इसके अंदर द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स। और इन दोनों प्रॉपर कंसिडरेशंस को फोकस करते हुए ही ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को या ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को डिसाइड किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन से रिलेटेड कौन कौन सी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को फोकस किया जाता है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है। यानी सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स आपके द्वारा रन की जा रही हैं उनके रिगार्डिंग क्या ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जानी चाहिए, इसको भी डिटरमाइन किया जाता है। इसके साथ साथ आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो डिसीजंस फॉलो किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में वो टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच के बेसिस पर फॉलो किए जाएंगे। तीसरा आपको डिसाइड करना होता है इसके अंदर कि जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है उसका जो आपने बिजनेस यूनिट्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी डेवलप की है उसका क्या इन्फ्लुएंस है, ये भी आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है। इसके रिगार्डिंग भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अपनी वर्किंग को फॉलो करती है। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ये रिपोर्टिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। यहाँ आपको डिटरमाइन करना होगा कि कितने बड़े लेवल पर जो इनिशिएटिव्स हैं और कमिटमेंट हैं इनको स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपके पास लार्ज लेवल पर इनिशिएटिव्स होते हैं, लार्ज लेवल पर कमिटमेंट्स होते हैं। इनको प्रॉपर्ली अचीव करने के लिए आप इनको स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में डिटरमाइन करोगे, डिवाइड करोगे। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि इन्हें आपको किस लेवल तक स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करना है जिससे कि लार्ज इनिशिएटिव्स और कमिटमेंट्स को प्रॉपर्ली अचीव किया जा सके। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहता है इसके रेफरेंस में, जो भी आपके पास बिजनेस यूनिट्स हैं और जो बिजनेस फंक्शंस हैं इन दोनों को इस तरीके से इंटीग्रेट करना है जिससे कि दोनों के बीच में किसी भी टाइप की कोई भी रिडंडेंसी नहीं रहे, कोई भी बैरियर नहीं रहना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए एक्टिविटी को परफॉर्म करने के रिलेशन में। इस तरीके से आपको बिजनेस यूनिट्स और बिजनेस फंक्शंस को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना होता है और इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट वन इज है रिस्क और रिटर्न दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग को अलाउ करना, एक प्रॉपर ट्रेड ऑफ को मेंटेन करना जिससे कि प्रॉपरली रिस्क को फेस करते हुए आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सको। इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप करना, एप्रोप्रिएट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डिटरमाइन करना कि आपको डिफरेंट जो आपने अथॉरिटीज क्रिएट कर रखी हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या डेलीगेशंस रहेंगे, मतलब जो आपने डिफरेंट पोस्ट क्रिएट कर रखी हैं, डेजिग्नेशंस क्रिएट कर रखे हैं, उनके रिगार्डिंग क्या क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहेगी, इसको भी आपको डिटरमाइन करोगे। इसके साथ साथ आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसको भी प्रॉपर्ली सेटअप किया जाता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? It looks at the way business units complement each other, their correlation, and decides where the firm will play. That is what business it will or won't enter. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो कॉर्पोरेशन है वो किन किन पर्टिकुलर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करेगी। ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां प्रॉपरली कॉर्पोरेशन अपने बिजनेसेस को रन करेगी, उन्हें डिसाइड करना होता है किस तरीके से बिजनेस यूनिट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा और फर्म किन किन पर्टिकुलर बिजनेसेस पर फोकस करेगी और किन किन बिजनेस पर फोकस नहीं करेगी। दैट इज डिसाइडेड अंडर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को इंक्लूड करते हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रेटजीज मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से एरियाज है जहां कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है अंडर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द वेरी फर्स्ट वन इज द, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन से बिजनेसेस में रहना चाहते हैं और कौन से बिजनेसेस से बाहर आना चाहते हैं। व्हाट बिजनेसेस टू बी इन और टू बी आउट ऑफ, ये सबसे पहला डिसीजन होता है किसी पर्टिकुलर फर्म का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। सेकंड, किसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी होती है? डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन द फर्म शुड हैव। अगर फर्म वर्टिकल इंटीग्रेशन को फॉलो करना चाहती है तो किस एक्सटेंट तक ये वर्टिकल इंटीग्रेशन को फॉलो करना चाहती है, इसको भी प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जाता है।
इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट रहता है इसके अंदर, मैनेजिंग रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूसिंग द कोरिलेशन ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस बिजनेसेस। यहाँ फर्म क्या करती है, रिस्क को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव करती है, और जो बिजनेसेस के अक्रॉस डिफरेंट टाइप के कोरिलेशन का रिजल्ट है उसको प्रॉपर्ली रिड्यूस करने के एफर्ट्स किए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्ली अपने रिस्क को मैनेज करना है तो सबसे बढ़िया है कि आप डाइवर्सिफाइड वे में अपने बिजनेस को रन करें। किसी भी एक बिजनेस में ना रहते हुए आप डिफरेंट टाइप के बिजनेस में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करें, जिससे कि रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है, या डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के बेसिस पर रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नल मार्केट में अवेलेबल नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हुए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को क्रिएट किया जाता है, जहां हैवी बेसिस पर फर्म इन्वेस्ट कर सकती है अगर इसको अप्रोप्रिएट पाया जाता है उस केस में। ठीक। एंड द लास्ट वन अंडर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हैं इनको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है, और ये एंश्योर किया जाता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है ये वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी कि अगर मार्केट्स में कोई भी ट्रेंड्स हैं तो उनके बेसिस पर इस पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को मॉनिटर किया जाता है। ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज द स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ्स। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड इट इज बैलेंसिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न अक्रॉस द फर्म। फर्म के अक्रॉस जो भी रिस्क और रिटर्न है उनके बीच में एक प्रॉपर ट्रेड ऑफ को बैलेंस करना, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क होती है किसी भी पर्टिकुलर मैनेजर के लिए। अब स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ में किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इसके अंदर रिस्क को मैनेज करने के रेफरेंस में। तो रिस्क को मैनेज करना है तो यहाँ पर जो फर्म वाइड रिस्क होता है ये लार्जली डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट किया गया है, या किन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अराउंड ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है। इस पर डिपेंड करेगा कि रिस्क का लेवल क्या है। इसके बाद आप डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी को फोकस कर सकते हो, जैसे कि एक स्ट्रेटजी होती है ट्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप प्रॉपर्ली रिस्क को मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी होती है। इसके दो रिजल्ट्स होंगे, या तो आप मार्केट में लीडरशिप को गेन कर लोगे या फिर आप कंप्लीटली रियून हो जाओगे, कंप्लीटली आपको लॉस हो जाएगा। ये दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं अंडर द ट्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। लेकिन एक रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द लार्ज फर्म्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी क्या रहता है कि जो स्ट्रेटजीज आपके द्वारा फॉलो की जा रही हैं उसके रिगार्डिंग आपको फुल्ली अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि फर्म के अक्रॉस इससे एसोसिएटेड रिस्क कितना है। क्योंकि जब तक आपको रिस्क की क्वांटिटी नहीं पता होगी तब तक आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग फुल्ली अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसके साथ में जो एसोसिएटेड रिस्क है उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कॉपी कैट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती हैं और ये देखती हैं कि जो अदर रिस्क टेकर्स थे उन्होंने इस टाइप के रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या एक्शंस फॉलो किए थे, और फिर वो भी वैसा ही करती हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देती हैं, और थोड़े बहुत, या हम कह सकते हैं स्लाइड चेंज, और उस स्लाइड चेंज के बेसिस पर या उसको स्लाइड बेसिस पर मॉडिफाई करते हुए उसी पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करती हैं और रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करती हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज जनरेटिंग रिटर्न्स। रिस्क मैनेजमेंट के रिलेशन में हमने इसका डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे रिटर्न्स को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम हायर रिस्क स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो इनके बेसिस पर हायर रेट्स ऑफ रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एक कहावत है हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो अगर हाई रिस्क स्ट्रेटजीज को फोकस किया रहा है तो उसका मतलब हाई रेट ऑफ रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज भी हमेशा बनी ही रहती है। जैसे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, कॉस्ट लीडरशिप है, ये क्या करती हैं, लॉन्ग रन में मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करती हैं अगर इनको वेल वे में एग्जीक्यूट किया जाए। शॉर्ट रन में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को फोकस करते हो तो आप मैक्सिमम रिटर्न को अर्न कर सकते हो।
और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेटर रिजल्ट ही मिलते हैं इसके बेसिस पर, अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या रह सकता है इसके अंदर, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द पोर्टफोलियो, दीज ऑप्शंस कैन लेटर टर्न इनटू बिग बैट्स एज द स्ट्रेटजी डेवलप्स। जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आपको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ऑप्शंस को अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी स्ट्रेटजी डेवलप होती चली जाती है तो ये एक बिग बैट्स में और एक मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, टर्न अप होते चले जाते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी around which the corporate strategy can be developed. Okay, thank you.